दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं मेरा एक नया चैनल। इसका नाम रखा है मैंने मीठा सच। सच वैसे कड़वा होता है, लेकिन आज मैं उसमें कुछ चीनी डालकर आपको मीठा करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह भी बैठे हुए हैं। ये इस चैनल पर पहला ही वीडियो है। अपोजिशन में है। अपोजिशन का काम है कि सरकार को ब्लेम देना, इल्जाम लगाना, आरोप 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 ही लगाना। हो सकता है इनके कुछ आरोपों में सच्चाई भी हो, लेकिन सच्चाई कितनी है या कितनी नहीं, वो आप सबको पता होना चाहिए। मैं लगातार गुरमीत जी के वीडियो भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर भी, और जो न्यूज़ चैनल है जैसे सनराइज मेल है, या टाइम्स है, जो दूसरा है, या TSL है, उन पर भी इनके इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं। मैं वो भी देखता रहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। कुछ बातें इनकी सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी हैं। जो सही हैं उनको तो हम भी मानते हैं, जो गलत है उन्हें हम स्वीकार करने के लिए हरगिज तैयार नहीं, क्योंकि हमारा काम है कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए। सच क्या है? सच हवा में नहीं होता, सच जमीन पर होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए। ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी सरकार किसी के भी सामने पूरी तरह से खरी नहीं उतर सकती। एक आदमी दूसरे के हिसाब से पूरा सोना नहीं हो सकता, पूरा खरा नहीं उतर सकता। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप भी पूरी तरह सही नहीं हो सकते। चलिए हम आज गुरमीत सिंह से बात करेंगे सिर्फ दो विषयों पर। एक, ये इस समय सरकार को आरोप देते हो, सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, ब्लेम देते हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या। लेकिन इसमें भी एक बात देखने वाली है। आज भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं। 80 साल में से 52 साल तो कांग्रेस ने ही हुकूमत की है, कांग्रेस की ही सरकार थी। उसके बाद VP सिंह भी आया, चंद्रशेखर भी आया, मोरारजी देसाई भी आया, देवे गौड़ा भी आए, चंद्रशेखर जैसे मैंने पहले बोल दिया आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, अब मोदी है। क्या कभी किसी ने ये देखने की कोशिश की कि 1947 से लेकर आज तक हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी बार महंगाई हुई और कितनी बार हमारी बेरोजगारी बढ़ी? अगर बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो कारण क्या थे? इसके ऊपर कभी किसी ने कोई बात नहीं। आज मैं वही पर्दे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले स्वागत करते हैं सरदार गुरमीत सिंह का कि भाई ये आए। तो मैंने कहा मैं इनसे बात करता हूँ। तो मैंने इनसे अभी 10 मिनट पहले ही मैंने इनको बोला था कि आप अपना डाटा निकाल लीजिए, मोबाइल फ़ोन आपके पास है। आज की तारीख में अगर गूगल पे सर्च करोगे तो हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने कहा ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं होगा, ना मैं आपका वक्त ज़्यादा लूँगा। थोड़ी सिंपल सी बात करेंगे ताकि लोगों को कुछ समझ आए। हाँ, आप अपोजिशन में हैं, आरोप प्रत्यारोप आपका काम है, अब उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। गुरमीत सिंह जी, एक चीज़ बताइए, मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, जो हमें कुछ आप समझ लीजिए कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि आप ये ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपोजिशन में आप बात कीजिए, वो आपका तरीका है और हमारा नहीं। आप कहते हैं कि इस समय सरकार महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप क्या सोचते हैं कि सरकार को महंगाई दिखाई नहीं देती है? पहला सवाल तो आप मुझे यही बता दीजिए। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये तो दूध पीते बच्चे को भी पता है महंगाई कितनी कर दी है। मुझे बताइए, जैसे जो पेट्रोल है, तेल का इन्होंने रेट किया,
आज 10 दिन हो गए रेट कम किए, क्यों नहीं किए? नंबर एक, आज परसों से $80 तक पहुंच गया है, यानी कि 14 से पहले। मुझे बताइए पेट्रोल के साथ हमारा गायों का क्या लेना देना, गौ माता का क्या लेना देना? 5 रुपए जो दूध का बढ़ाया, क्या बच्चों का दूध भी खा जाएंगे जी? सबसे पहली बात है, कौन कहता है महंगाई नहीं? मैं आपको चीज बताता हूं। आपने दूसरी से शुरू किया, खैर मैं पूरी चीज दूंगा कि जो चीज आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, हमें तो ये चीज बतानी चाहिए। मैं एक चीज कह देना चाहता हूं आपको, सरसों ऑयल जब 14 में था उस समय 80 रुपए था, आज 190 से 210 रुपए। मैं ये चीज कह देना चाहता हूं कि इतना कुछ होने के बाद रिफाइंड जो है 70 से 163 हो गया है, दाल हर 60 से 110 रुपया है, दाल चला 40 से 70 रुपया है, और दाल मसूर 35 से 70 रुपया, शुगर 35 से 47 रुपया, आटा 14 से 38 रुपया, और मैदा 13 से 32 से 40 रुपया। नंबर एक। नंबर दो, ये चीज मैं कह देना चाहता हूं, जो हमें राशन पौने 7 रुपए 70 पैसे मिलता था, आज हम 40-42 रुपए में ले रहे हैं। उसका 14 रुपए क्यों कर दिया गया? कौन सी ऐसी चीज थी? आपको ये चीज जो हम चीनी राशन में बच्चों को दी जाती वो कहाँ है? इसमें एक मिनट, आपने जो सवाल किया, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक सही चीज पहुंच जाए। जब राशन की चीनी थी, बच्चों को खा गए, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। 14 साल के बच्चे तक ना राशन ना चीनी खा गए। उसके बाद जो हमें 14 रुपए चीनी मिलती थी, वो हमें आज 50 रुपए की चीनी लेनी पड़ रही है। क्यों? कहाँ गए? उसके बाद ये कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। 85 करोड़ कौन से राशन है? अगर आपको देखा जाए उसमें मुलाजिम निकाल दीजिए और जो हमारे बच्चे निकाल दीजिए, 85 करोड़ तो तब भी नहीं बनते। सरकार ने कहा था, मुझे ये बताइए, जो हमारा, आपने बोला वाजपेयी आए, गौड़ा जी आए, बीजेपी आए, हमारे ये जो फ्लास फ्री मारती है बीजेपी, जो दूसरे जो दायरे मार रहे हैं, इसका मतलब ये सारी उम्र गांधी फैमिली ने किया। गांधी फैमिली के केवल 2 प्रधानमंत्री बने, तीसरा नहीं। एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी, दोनों ने देश के लिए कुर्बानी दी। नहीं, नेहरू जो है वो इस खानदान का नहीं आता। पर मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए गुरमीत जी। गांधी फैमिली, आप गांधी फैमिली कहेंगे या गांधी फैमिली कहेंगे? देखिए, ये भी एक बात है। अगर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के पिता, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पिता, उनके पति थे स्वर्गीय फिरोज खान गांधी, वो एक फारसी मुसलमान थे, ठीक है ना? वो गांधी नहीं थे। गांधी नाम इन्होंने अपने साथ गलत लगाया हुआ है। गांधी नाम इन्होंने अपने साथ गलत लगाया हुआ है। इनका असली नाम गांधी बनता है, GAN। देखो, मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूं। कोई हिंदू हो या सरदार हो या मुसलमान हो या कोई भी कास्ट का हो, अगर वो सरदार में आता है तो उसको सरदार कहा जाता है। कोई भी हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक कहीं भी जा सकता है। अगर वो गांधी बने हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं। हमें गांधी बनने का कोई मैं एक मिनट सुन लीजिए। अब आपने बोल दिया आपका होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। ना हमने कभी सुना आपके मुंह से, पहले भी किसी से मैंने सुना था, लेकिन जब से हमने ये होश संभाला है, हमें क्या है, हमें अपना देखने, जब से हमने होश संभाला है, हम वो सुनते सुन, मैं बताता हूं, वो अंग्रेजों ने ये गांधी लिखा था। सबसे पहले जो अंग्रेजों की आप बुक्स, आप सारी चीजें निकाले, वहां से गांधी शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने लिखा था। मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद ये गांधी के नाम से तब्दील हो गए हमेशा के लिए। मैं एक मिनट सुन लीजिए। और दूसरी बात, नेहरू जी जब थी, आपने महंगाई की बात की, उस समय हमारे पास पहनने के लिए कच्छा भी नहीं था। अपने सारा टूटा फूटा, जब देश आजाद हुआ क्या था, उस वक्त देश आजादी के वक्त मेरे दादाजी ने केशव की कुर्बानी दी है। जब पाकिस्तान से आ रहे लोग मारे थे, वो जा रहे थे, मेरे उनके दोस्त ने कहा आप केस कटा दो,
उन्होंने कहा मैं नहीं हटाऊंगा, आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा मार दो। उन्होंने कहा नहीं, आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे बॉर्डर पे लेने कोई नहीं जाएगा। मैं उस खानदान से हूँ, उस सिख खानदान से हूँ जिसने हमेशा बहन बेटियों के लिए हर एक के लिए कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देते हैं। मेरे पिताजी भी आप देख लो कुर्बानी दी हर जगह पे लोगों के लिए। हमारा जो अमरनाथ जोश इमरजेंसी के वक्त उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, इतनी बुरी ये तो सबको आपको मालूम है। लेकिन मेरे पिताजी ने एक एफिडेविट दिया था कि इसको आप छोड़िए, अगर कल को कोई दोबारा हरकत करता तो मुझे इसकी जगह जेल में डालिए। चलिए वो बात मैं चीज कहना चाहता हूँ। जहां तक अब जैसे आपने नेहरू का जिक्र किया, इंडिया पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ, उसका जिक्र किया, मैं आपको बता देता हूँ 1947 यानी कि 1947 में हमारे हिंदुस्तान की कुल आबादी 44 करोड़ थी और उस समय महंगाई दर हमारे हिंदुस्तान में बात करें अगर तो 4% थी। और उस समय की अगर मैं 44 करोड़ की बात करूं तो उस समय भी बेरोजगारी 4% थी। हालांकि आज के दौर के मुताबिक उस समय जनगणना करने का तरीका, बेरोजगारी तय करने का तरीका या इन्फ्लेशन को तय करने का तरीका आज जैसा नहीं था। ये सिर्फ जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं उस समय के। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू के बाद कुछ समय, कुछ दिनों या 1-2 महीने के लिए जब गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस समय हमारे भारत में महंगाई दर अगर देखी जाए तो वो 10% थी। है मैं आपको नेहरू जी का पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ 2 करोड़ बढ़ी थी, लेकिन बेरोजगारी वो 4% पर ही रही। अब चलिए पिछला इतना लंबा पिछला इतिहास देखने का हमें फायदा क्यों? मैं आपको एक छोटी सी, आपने जो नेहरू की बात की, उस समय ना हमारी पॉपुलेशन थी ज्यादा, ना हमारे पास पैसे थे, ये मानते हो आप? हाँ मानते हैं, इस बात को मानते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा हर चीज होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, अकेले तो नहीं है ना किसी के, सब कुछ है। मुझे बताइए क्या किया नेहरू जी ने? कुछ भी होने के नहीं होने के बाद बनाया IIT, IIM, AIMMS, UGC, NCERT, CSIR, NPL, NCL, HML, PRL, सेल बेल, ये सारी चीजें, स्टील प्लांट। गुरमीत जी IIT कब बना? ये उन्होंने दिया हुआ बनाया, ये कांग्रेस सरकार ने ये दिया है। एक मिनट, अब मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूँ। ये प्रपोजल सारे कागजों में बना दिए गए थे, हकीकत में जमीन पर कुछ भी नहीं था। ये बात आप मेरी मान लीजिए और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो डाटा निकाला ठीक निकाला कि ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, IIT है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है या बड़े बड़े हॉस्पिटल है या जो भी है, इसरो है, ये सब कांग्रेस की देन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कांग्रेस की देन नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि कांग्रेस के टाइम बनने शुरू हुए, लेकिन इनको जो तरीके चाहिए थे, मैंने पहले ही बात कह दी कि आज के दौर का जो तरीका है वो उस समय तरीके, ऐसे तरीके या ऐसी कैलकुलेशन का ऐसा टाइम नहीं था, या ऐसी चीजें नहीं हो पाती थी, ये नहीं हो सकती थी। खैर इसके बावजूद मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतना ज़्यादा पीछे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, पीछे जाते ही नहीं हैं। हम 2-3 प्रधानमंत्री की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी आ गए। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, ही वाज इकोनॉमिस्ट, और उन्हें डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह कहा जाता था। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी इकोनॉमिक्स। उसके बाद आज तक 2014 के बाद आज तक प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। मैं गुरमीत जी एक बात कहना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे भारत की आबादी थी तकरीबन 108 करोड़, और जब 108 करोड़ की आबादी थी और उस समय इन्फ्लेशन रेट था 5%,
5%, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी थी सिर्फ 7%। जब मनमोहन सिंह जी 14 में जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से गए, उनकी विदाई हुई, उस समय हमारे हिंदुस्तान की आबादी थी 126 करोड़। 108 और 126 में सिर्फ 18 करोड़ की वृद्धि हुई। उस समय भी हमारे हिंदुस्तान में अगर महंगाई दर थी वो थी 7 से 8%। मैं 2014 की बात कर रहा हूं, और बेरोजगारी की जो दर थी वो थी 6%। अब हैरानगी और सोचने समझने की बात ये है, आज 2026 है, 2026 में हमारे हिंदुस्तान की कुल पॉपुलेशन तकरीबन 150 करोड़ के करीब है। ये तो आप भी मानते हैं। 2014 से लेकर 2026 तक यानी कि 12 साल में हिंदुस्तान की आबादी 24 करोड़ बढ़ गई, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक सिर्फ 18 करोड़ बढ़ी थी। लेकिन आज की तारीख में भारत में महंगाई दर है 5 से 6%। उसके बावजूद, इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद, और बेरोजगारी दर है 7%। चलिए, ये तो एक आंकड़े हैं, हम इन आंकड़ों की बात नहीं मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। मैं एक मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ। क्या वजह है? देखिए, चाइना 1949 में जाके आजाद हुआ, ठीक है ना। भारत 2 साल पहले आजाद हुआ। पाकिस्तान वो 1949 में आजाद हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 2 साल पहले हुआ। पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ। खैर, पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता कि उनकी नीति, उनकी वो हमारा साथ मिल ही नहीं सकता। उनकी सोच ही वही रही कि हमने इनको डोमिनेट करना है। वो मुस्लिम कंट्री बनी हुई, मुसलमानों की सोच यही रही कि हमने हिंदुओं को डोमिनेट करना है, खत्म करना है। हमने हमारा जी उसके साथ लेना देना कोई नहीं। वो है इतना सा बात हो, हमें कोई लेना देना कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। वो अपने मुल्क में एक सुई तक तो बना नहीं सकते। बात वो भारत से करेंगे, बात ही बड़ी। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, आज तक हर नेता ने, आपने भी, हर किसी ने बात की महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके ऊपर कभी किसी ने कोई चर्चा, कोई बात नहीं। आज मैं उसी के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर बेरोजगारी बढ़ी तो क्यों बढ़ी? क्या कारण है? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गए थे, लास्ट में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जनता से एक माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जितनी मैं नौकरियां देना चाहता हूं, जितना मैं करना चाहता, मैंने दिया तो बहुत कुछ है, और कुछ चीजें मैं नहीं कर पाया। उसने पीठ के पीछे कोई झूठ नहीं बोला। वो हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने अमेरिका को भी तारे दिखाए। जब वहां पे बदतमीजी करने की कोशिश की तो यहाँ पे उसको दूतावास। एक मिनट लीजिए। जहाँ पे जो चीज गलत होगी मैं उसमें थोड़ा सा आपसे इंटरव्यू करूंगा। देखिए, मनमोहन सिंह जी, जहां तक उनकी अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज का ताल्लुक है, तो उसमें उनका कोई सानी नहीं है। वो एक निहायत ही ईमानदार, असूल प्रस्त आदमी था। वो एक निहायत ही ईमानदार और असूल प्रस्त आदमी था। एज ए प्रधानमंत्री वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। ऐसी बात नहीं है कि वो अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे थे। लेकिन थी तो कांग्रेस पार्टी के ही, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। दरअसल वो करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। उसकी वजह पार्टी खुद ही है और कोई नहीं। आपको याद होगा, जो पहला टेन्योर था मनमोहन सिंह जी का 2004 के बाद का 2009 तक, वो बड़े अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए थे। 2009 के बाद
जब उन्होंने पहली बार एक अध्यादेश लाया था और उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर कूड़े की डस्टबिन में डाल दिया था। भाई आपकी पार्टी है, आप अपने पार्टी ऑफिस में बैठ के कुछ भी कीजिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री का निकाला हुआ अध्यादेश, सरकारी कागज, आप उसको फाड़कर डस्टबिन में डालकर आपने ये साबित कर दिया कि ये प्रधानमंत्री मेरे आगे कुछ नहीं है, मैंने ही इसको बनाया है। मैंने सुनी है। एक मिनट, हाँ, मैं देने लगा इसका जवाब। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, आज मैं अभी इस मुद्दे पे भी बाद में आता हूँ, क्या आप उस मुद्दे पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो मुद्दा अभी नहीं उठाऊंगा, तो मुद्दा मैं बाद में उठाता हूँ, आप बोलिए। मैं चीज कह देना चाहता हूँ, जिस वक्त ये हुई, एक तो राहुल गांधी जी छोटे थे, दूसरी बात हर घर में ये चीज होती है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज वही राहुल गांधी जिसने उसके संस्कार में हर जगह पे मोटा भी दिया, हर एक ताज पैरी पढ़ के हर वक्त माफी मांग के साथ चला, वही राहुल गांधी है। तो मेरी बात सुन ली, पहले सुन लीजिए। हम ये चीज गलत करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है। क्या मैं अपनी बता देता हूँ, मैंने अपनी माँ के रोटी की थाली पकड़ा, ये 2 मिनट लेटर मैं नहीं खाता। माँ से बड़ा कौन है? चलिए वो बात मैं एक मिनट, छोटी सी बात है, माँ बाप से बड़ा कौन है? मैं माँ को करता। सुनिए, अब उसने वही चीज दी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या दिया उसको संस्कार के लिए जगह नहीं दी। संस्कार के मनमोहन सिंह को राजघाट में किसने जगह नहीं दी? वहां पे दी है जगह, दूसरी जगह पे संस्कार किया, वहां पे नहीं मिली है जगह। राजघाट में मनमोहन सिंह को जगह नहीं मिली है। गणेश जी, मैं आपकी बात रोकता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको रोक कर माफी चाहता हूँ। आपने जैसे बोला कि भाई उसको राजघाट पे उसकी समाधि के लिए जगह नहीं, राजघाट के ऊपर सिर्फ महात्मा गांधी की समाधि है। अगर इंदिरा गांधी की समाधि देखी जाए तो शांति कारक है, दूसरी जगह है। अगर हम ये बातें कुरेदने निकलेंगे गुंजीत जी, तो बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस ने अपने ऑफिस में भी नहीं रखा था लोगों के दर्शन के लिए, और उसको दिल्ली में उसका संस्कार भी नहीं होने दिया था। वो बोल दिया था कि संस्कार उसका वहां पे जाके। ऐसी बातें, ये मैं बातें दोहराना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें बाहर आती हैं। मैंने आपसे कुछ 2-5 मिनट पहले ही बोला कि मैं उस मुद्दे पे बात आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा जी। सिर्फ आज का मुद्दा सिर्फ इतना था कि मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि हमारी बेरोजगारी भी बढ़ी। इसके ऊपर आज तक किसी ने भी बात नहीं की, क्यों बढ़ी? देखो, प्रधानमंत्री ने हमारे कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 24 करोड़ नहीं दिया। अगर नहीं दी दे दी होती तो आज एक मिनट आपने ये बोल दिया, मैं बोलता हूँ जी, आप बोलते 2 करोड़, मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी ने बोला था मैं 5 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। चलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है ना गुरमीत जी, 5 करोड़ रोजगार पैदा भी तो होने चाहिए थे। जो पुराने प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी से पहले तक, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से पहले तक, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले तक जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? उन्होंने क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया हमारे हिंदुस्तान में? आप ये बताइए। 1991 तक, 1991 तक हमारे देश में कोई भी काम करना होता था तो एक लाइसेंस राज चलता था, ठीक है ना, एक लाइसेंस राज चलता था, और उस लाइसेंस राज के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल सरकार का हुआ करता था। सरकार के अफसरान, सरकार आती थी, अपनी मनमानी करती थी, ठीक कह रहे हो ना। 1991 के बाद जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस लाइसेंस राज को खत्म किया। माफ कीजिए गुरमीत सिंह जी, चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस लाइसेंस राज को खत्म किया और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू। उसके बाद 1991 से लेकर आज तक 35 साल तो हुए सारे। 35 साल में विदेशी निवेश भी आना शुरू हुआ, इंडस्ट्री भी लगनी शुरू हुई, लोगों को रोजगार भी मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन बात तो की तो ये है, जब 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो लोग सिर्फ खेती पर डिपेंड थे, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी किया करते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस समय था नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस समय के प्रधानमंत्री या उस समय की सरकार ने उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को
बढ़ावा देने के लिए क्या किया, क्यों नहीं इन्होंने मैं बढ़ावा बताता दिया? हूँ, सुन लीजिए, बताता हूँ। मेरे एक दोस्त बने डीसी ऑफिस में, रिटायर हुए। वो आज उर्दू की वजह से J&K बैंक हेडक्वार्टर में दोबारा लगे। मेरे साथ जब उनकी बात हुई तो कहता मैंने नेहरू के साथ टाइम मांगा, मुझे टाइम मिला मिलने का। जब कहता मैं मिला तो वहां पे एक उनके दोस्त फ्रांस से आए हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो उनके दोस्त थे। ऐसे वो मिल नहीं सकते थे, एज ए फ्रेंड उन्होंने छुट्टी लेके आए थे, मैं अपने दोस्त के पूरी रिपोर्ट दे के आया। नेहरू जी ने जब उनसे बात की, हम यूनिट लगाना चाहते हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं अपने मुंह की नहीं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसके साथ मिला भी सकता हूं। कहने लगा मैं वहां पे बैठा हुआ था, मुझे हालांकि 10 मिनट का टाइम मिला, लेकिन मैं बैठ गया, दोस्त की वजह से मैं बैठा रहा। उन्होंने जब बात कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात कराई, उनसे दोस्त के साथ बैठे हुए, कहने लगे ये ऐसे ऐसे यूनिट लगाना है, ये चीज है, तो आप ये चीज करो, ऐसे ऐसे करो। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये क्या कहा नेहरू जी को कि आप एक बड़ा यूनिट लगाने के बजाय छोटे छोटे यूनिट लगाए जाए। उन्होंने पूछा किस लिए? उन्होंने कहा छोटे छोटे अगर लगाओगे, जो चलता जाएगा वो आगे चलता जाएगा। अगर एक ही लगाओगे, इतने हिंदुस्तान में इतने एक्सपेंसेस कहां पूरे हिंदुस्तान में एक भेजेगा, उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और अगर गिर गया वो यूनिट तो देश में आज कुछ भी नहीं है, मुश्किल हो जाएगी संभालना। लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई, जगह जगह। उसके बाद इंदिरा जी ने किया, जो प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में तब्दील किया, जो लूट मार थी किसानों के लिए, जो आपने बात की, ये इंदिरा गांधी की देन थी कि उन्होंने छोटे छोटे लोन दिए, जिसकी वजह से जो हमारे जमींदार थे वो लोन देते थे गरीबों को, और उसको सूद इतना लगाता वो खत्म ही नहीं होता था। इंदिरा गांधी ने देने से ये किया कि अब आज किसान हमारे आगे बहुत आ चुके हैं। आज फिर से हम बैंक प्राइवेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम डूब रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान में जो टॉप 3 में, जो 100 में बिजनेस में आता, वो भी बाहर आ गया, टॉप 100 में भी बाहर आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि आप खुद देख रहे हो हर चीज। हमें कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर हम सही डाटे पे सही जगह पे चलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश के लोगों को हमें बताना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक आया राहुल जी की वीडियो ने क्या किया, 50, 15 और 8 थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, 50 और 15 73 कर दिया, 8 को उड़ा दिया। हालांकि मीडिया वालों के पास भी था, मैंने कहा ये लो, ये तो मैंने देखी, ये लो असली, उसी में मैं ये लो असली जो है वीडियो है। कहने का मतलब यह है, इनका काम है कि इतनी बुरी हालत कर दी है। कम से कम हम लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए इस देश के बारे में। पार्टी बाद में आती जाती रहेगी, ये तो वाजपेयी जी ने भी कहा। ठीक है, मैं कांग्रेसी हूं, मैं राहुल गांधी की, मेरी जिंदगी जा सकती है देशवासियों के लिए, ये अलग ठीक है, लेकिन पार्टी हो, अगर जनता होगी तो पार्टी बनती है। जनता पर हम जनता को गलत डाटा हम देते हैं, इससे हमारा देश बर्बाद होता है, हमारी इज्जत जाती है। हमें कम से कम इन चीजों से परहेज रखना चाहिए। हम सच को झूठ में बदलते हैं कटिंग कर करके वीडियोस, हमें बड़ी अजीब सी लगती है। कम से कम आप ये क्या कर रहे हो, हम अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये किसी को ये नहीं पता चल रहा हम कितने नीचे गिर गए हैं। जो हमारा प्रधान 14 में हमारे पास 55 लाख करोड़ था, वो 328 लाख करोड़ का हो गया कर्जा। किस लिए आ रहा है? मैं इसमें भी आपको बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब उनका टेन्योर खत्म हुआ 2004 में, उन्होंने हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़क का चौड़ीकरण का उन्होंने एक अभियान चलाया था। वो अभियान आज भी चल रहा है। अगर ऐसे अभियान चलाने हैं, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए पैसा तो लगेगा ही, वो घर बैठे तो होंगे नहीं। मैं एक मिनट, मैं आपको सारा आप इसका जवाब दे दूंगा, सुन लीजिए। हाँ लीजिए। घर बैठे तो लगेगा नहीं, उसके लिए लोन भी लेना पड़ेगा। जो आप ये कहते हैं कि आज 355 करोड़ हो गए, या 600 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक का लोन हो गया,
ये कोई बात नहीं बनती है। अगर इतने ज़्यादा एयरपोर्ट बनाने हैं, इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इतने ज़्यादा विकास करना है, इतने ज़्यादा फ्लाईओवर बनाने हैं वगैरह वगैरह जो भी है बन रहे हैं, और इतने बनाने हैं, उसके लिए पैसा तो लगेगा। पैसा कौन देगा? जहाँ तो पैसा जनता दे। बिल्कुल जनता के लीजिए, ऊपर टैक्स मैं इसका भी जवाब दूंगा। हाँ जी। सुनिए, मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा। जो रोड्स हम बनाते हैं उसमें दो रूलिंग आती है, एक फॉरेन कंट्री आती है, एक हम अपने पैसे से बनाते हैं। जितना आप कह रहे हो, अगर हम लोन लेके बनाते हैं तो उसके ऊपर टोल टैक्स नहीं लगता है जो हम टोल टैक्स ले रहे हैं। अगर किसी कंपनी बनाती है तो हमसे टोल टैक्स चार्ज करती है। इसमें भी एक दो राय। अच्छा, इसमें भी दो राय। इसमें जहाँ पे इसमें आप गलत है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रोड बना दी, गवर्नमेंट कहते हैं कोई टोल टैक्स नहीं, बात खत्म। ठीक है ना? सरकार अपना काम कर रही है, आज सड़क बना दी, कल सड़क में खराबी आई, खड्डा बढ़ गया या कुछ हो गया, होता रहता है, गाड़ी चलती है, बहुत कुछ होता है। उस सड़क की रिपेयर भी करनी है, उस सड़क को मेंटेन करने के लिए टोल टैक्स लगाया जाता है। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, आज मैंने घर बनाया, तो घर बनाने के बाद मैंने आज एक बार इसमें रंग रोगन जो भी व्हाइट वॉश वगैरह करवाना था करवा दिया, तो उसके बाद भाई मैं पूरी जिंदगी नहीं करवाऊंगा। मैं आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूँ, जब टोल टैक्स लगता है वो साफ सड़क का लगता है। ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आप चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। एक मिनट आप सुन लीजिए, इसका जवाब दे दो। रिपेयरिंग का नहीं होता, सुन लीजिए। दूसरा, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जो हमारा जो हिंदुस्तान से पब्लिक से टैक्स लिया जाता था मनमोहन सिंह के टाइम तक, 14 तक, वो 35 से 40 लाख करोड़ टैक्स लिया था। आज 269 लाख टोल टैक्स लिया जा रहा है। उसके बाद आगे गाड़ियां कोई चलानी, आज देखो रोड टारगेट दिए। मेरे एक मिनट, मैं पैसे की बात कर, पहले पूरी तो पैसों की आप तो लेंगे, आप दीजिए जो आप मुझे, मैं नहीं कह रहा आप कीजिएगा, लेकिन आप चौक में देखो, किसी को नहीं पता भी, आपने खबरें देखी, किसी का 100 चलान, किसी का 150 चलान है, कैसे आ गया भाई? कैसे आया 150 चलान? मनमोहन सिंह के टाइम तक तो किसी रोड पे कैमरा लगा ही नहीं था। तो मैं भाई जी ना, अगर आज रोड के ऊपर मैं कैमरे की भी दूंगा। 8-8 9 कैमरे लगाए गए हैं, किस लिए लगाए गए हैं? पहले रोड पर अगर किसी गाड़ी वाले को, ट्रैफिक वाला, सर मैं कैमरे का भी दूंगा, मेरी बात सुनो, कैमरे का भी दूंगा। आपने कैमरे की भी बात देता हूँ। इतना पैसा लिया जा रहा है, गाड़ियों के रेट डबल, टोकन के 400% बढ़ा दिए, हर चीज के बढ़ाए हैं, वो अलग से हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर इतना कुछ लेने के बाद, ऊपर से कर्जा लेने के बाद, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हर चीज है। मेरे घर में, आपके पास है, और मेरा काम ही नहीं है। मैं अपनी बता देता हूँ, एक बार मेरे दोस्त ने कहा मेरे से पैसे ले लो, मैं गिर चुका था, करोड़ों रुपए का मेरा लॉस हो गया था, तो वो उसने कहा पैसे मैं नहीं लूंगा। कहते क्या बात है? मैं कहूंगा अगले महीने तेरे से दोबारा मांगूंगा। अच्छा राय, मैं नहीं लेना, मर जाऊंगा। ऊपर वाले ने काम शुरू किया, जब मुझे जरूरत है काम की 100 रुपए की, मैं 100 के बजाय 1000 तो नहीं लूंगा ना, वो बात मैं दे ना सकूं। और दूसरी कैमरे की बात बता देता हूं, आपने सुन लीजिए पहले कैमरे की बात। 35 में कैमरे उतार दिए गए, दिल्ली में कम से कम 1000 से ज्यादा कैमरे उतार दिए गए हैं। क्यों उतारे गए? क्योंकि ये सारे कैमरे हमारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लीक कर रहे हैं, चाइनीज है, वो पूरा डाटा जा रहे हैं। क्यों उतारे जा रहे हैं? अब ये कमीशन खाने के लिए लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, जब तक आप पब्लिक का साइन ना लगो तब तक चलान वैलिड नहीं है। क्या करोगे? आप बेचारे के पास खाने के लिए है नहीं, आप रोटी क्यों नहीं देते उसको, नौकरी क्यों नहीं देते? आपने देखा जी, हेलमेट से मेरी जाएगी ना जान। तो कितने बंदे मरे हैं आज तक हेलमेट के, जो हेलमेट वाले मरे। एक मिनट आप सुन लीजिए, आपके मीडियम सामने कुछ आज बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, मैं चाहता हूं इसका पता चल जाए, कुछ लोगों को तो पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूं, हेलमेट से मुझे बताइए, जो हेलमेट पहनने वाले मरे उनको कितने पैसे सरकार ने दिए? करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही है। जो आज तक जितने एक्सीडेंट हुए, समर एवरेज 100 लगा लो, ज्यादा नहीं कहता, 100 के हिसाब से चलने 100 एक्सीडेंट हुए, उसमें कितने स्कूटर गाड़ी मोटरसाइकिल वाले मरे? 0.1% भी नहीं थे, 0.1% भी नहीं थे। जान के उसमें 100 में से मैक्सिमम जो बंदे मरने वाले थे वो पैदल वाले थे। तो हेलमेट तो पैदल वालों को चाहिए। दूसरा आ गया सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या उसकी जिंदगी नहीं है?
जो अफसर लगा है रोड पे ड्यूटी दे रहा है, हमारा अफसर है, जिसको माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, पता नहीं कहां से पैसे लिए अफसर बनाया, क्या उसकी जिंदगी नहीं है? उसने कहा हेलमेट डाली है? रूलिंग कहती है उसको हेलमेट होनी चाहिए, रूलिंग कहती है उसको सेफ्टी वास्कर कोई गाड़ियों पर चढ़ाए, कौन जिम्मेवार है? उसका क्यों नहीं है? मतलब ये है कि जब से ये आए हैं लूट मार के, पीछे मैंने मीडिया वाले से बात की है, मैं आप बीजेपी के ऑफिस में गए थे? कहता हाँ गए थे। मैं वहां पे चाय भी पी, बिस्कुट भी जैसी मार के हाँ आए थे। मैं उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि लाइटें खराब है, आप क्यों नहीं करवाते ठीक? हाँ कहा था। मैं उसके बाद आपने लाइटें रोज के 3000 चलान हो रहे 4000। मैं इसका मतलब आपने सुनिए, मैं आप एक मिनट, आपने मुझे इतनी बातें बताई, अब मैं आपसे कुछ बातें मैं कह जो जो श्योर सर, जब से ये कैमरे लगे हैं, मैं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा वगैरह की बात नहीं करता। जम्मू में रहते जम्मू की बात करता, जहाँ पर ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना? अब आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी बोला कि चलान पे चलान होते जा रहे हैं, लोगों को खाना मिल नहीं रहा, तो भाई जिसने स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी रखी है उसको खाना मांगने की जरूरत है? उसके पास तो पैसे हैं, वो खाना खुद मैं यही कह मैं कहना गुरमीत जी, सबसे बड़ी बात पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले किसी की भी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती थी। जो गवर्नमेंट मुलाजिम भी होता था तो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। जब वो रिटायर होता था तब भी उसे इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे जितना बाद में 1980 के दशक के बाद में मिलना शुरू हुआ या 90 के दशक के बाद मिलना शुरू हुआ। पहले लोग पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल आया, फिर टू व्हीलर स्कूटर वगैरह आए, गाड़ियां भी आनी शुरू हुई। गाड़ियां आने का मतलब आज की तारीख में, ये आपने भी देखा होगा, जब आप छोटे थे तो वो साइकिल भी किसी किसी के पास होता था और स्कूटर मोटरसाइकिल किसी के पास शायद, और गाड़ी तो होती नहीं थी, सड़क पे दिखती नहीं थी। आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू का एक मशहूर गाना भी है, कनक मंडी तू टांगा चले जा। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? उस समय लोग टांगे पे चलते थे। अगर आज एक घर में 4 आदमी हैं या 5 आदमी हैं तो 5 आदमी के पास 5 कारें हैं और 5 टू व्हीलर हैं। इसका मतलब कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बड़ा है, कम नहीं हुआ। लोगों के पास पैसा आया है। पहले पुराना अगर वक्त देखा जाए, मैं आपको बात आप पूरी डिटेल में बात बता रहा हूँ क्योंकि बेशक वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मर्जी हो जाए, 1970-75 के दशक में अगर एक मोहल्ले में 25 घर होते थे तो 25 घरों में से सिर्फ एक घर में टेलीफोन हुआ करता था और एक ही घर में टेलीविजन हुआ करता था। ठीक है? आज आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल 40,000 का है, मेरे पास मोबाइल है, मेरा मोबाइल 50,000 का है, उसके पास मोबाइल है, उसका मोबाइल 1.5 लाख का है। और उस समय एक टेलीफोन का बिल हम दे नहीं पाते थे, आज हमने 3-3, 4-4 नंबर रखे हुए, आज हम उनके बिल भी पे करते हैं। वक्त बदल चुका है, सबसे बड़ी बात। मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, जो सरकार के बारे में आपने कहा, आज भी सरकार बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये ड्यूटी है। सुनिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट सेंटर के अंडर आते हैं, ना कि एनसी के अंडर है। एनसी एक मोरा है केवल, अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो दे दें उनको स्टेटस, क्या फर्क पड़ता है? किसको छोड़ देना, स्टेट हमारी पूरी है। तो मैं कहता हूँ जी, आप ये कहते हैं कि सेंटर को स्टेटहुड दे दे, तो मैं कहता हूँ अगर एमसी को प्रॉब्लम आ रही थी वो रिजाइन देते घर बैठ के। किस बात का? वो तो आया ना जी, तो पब्लिक ने बनाया, जनता ने, पब्लिक ने बनाया वो, पब्लिक ने बनाया। बीजेपी आ रही, सुनते जाइए, 29 एमएलओ को ये प्रॉब्लम आती है जी, हमारा काम नहीं हो रहा, सेंटर ने देना है फंड्स, खुद मिल नहीं रहा, खुद रिजाइन कर दे 29 एमएलए उनको। हमारा एक था बीजेपी का एक, मैं उनका नाम बताता हूं, क्या नाम उसका, उसने कहा था कि जम्मू वालों ने एनसी को वोट दिया ऐसे नाच नाच के। और भाई कब दिए एनसी को? क्यों दे दिए वोट जम्मू वालों ने एनसी? एनसी को कहां दिए? वो उसने दिए थे, रिजाइन कर दो। आप उसका नाम दो, उसका नहीं लेंगे। देखिए गुरमीत जी, मैं आपको सही बात बताता हूँ, मैं
पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से मैं शायद पिछले 30 साल से कहता आया हूं कि भाई अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख को अगर सही तरीके से चलाना है तो जैसे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है ना, इसको वैसे करना पड़ेगा। अगर आप जो बोले जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहे वो ये चलता रहेगा और लद्दाख अलग हो जाए चलता, ये होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। बाकी किसी को एतराज हो तो होता रहे, उसमें आप कुछ करने नहीं, मेरी सोच है, मैंने अपनी बात कह दी, कहना मेरी बात कहने का मुझे अधिकार है। मैं सिर्फ आज की जो बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि पुरानी सरकारों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मनमोहन सिंह या इंदिरा की सरकार या नेहरू की सरकार या लाल बहादुर शास्त्री की सरकार, किसी की भी सरकार हो, पुरानी सरकारों ने स्कीमें, प्लानिंग्स बहुत अच्छी बनाई। अब जैसे आधार कार्ड है, ये कोई मोदी ने नहीं बनाया, बना कांग्रेस की थी। हमारा आधार कार्ड हमारे गैस कनेक्शन से लिंक होना चाहिए, ये कांग्रेस के टाइम सेटल हो चुका था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खुद अपने बंदों नहीं, जिनकी सरकार थी, उन्होंने इस रूल को एप्लीकेबल नहीं होने दिया। सीधी बात है। हाँ, जब मोदी की सरकार आई उन्होंने कहा पहले यही करो, कम से कम गैस के सिलेंडर की काला बाजारी, चोर बाजारी खत्म हो जाएगी, ये हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। पहले आप जाते थे सिलेंडर 100 रुपये ज़्यादा दिया सिलेंडर आ गया, अब वो नहीं हो रहा। अब आप सिलेंडर की कीमत 1000 रुपया है, बाई द वे आप 1000 रुपये देते हैं, जो सब्सिडी है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। आज भी हो रहा है ऐसा, मैं आपको चीज बता देता एक हूँ। मिनट, मेरी बात सुनिए। आज भी हो रहा है ऐसा, मैं नहीं कहूँगा नहीं हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा भाई साहब। वहां पर हो रहा है, वहां पे जहाँ इनको पता है कि इनको सिलेंडर दिया व इनको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, वो उनके नाम के सिलेंडर की बुकिंग करके सब्सिडी, आपके नाम का सिलेंडर था तो आपके खाते में आ गई है, सिलेंडर किसी और को दे दिया। ये आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। मैं इस बात मैं एक इसकी सब्सिडी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर जाने नहीं चाहता। नहीं, सब्सिडी की बात की ना, एक मिनट आपने, मैं सब्सिडी की बात करता हूँ जो आई है। पहले था 380, अब आ गया 1000 रुपये, 38 रुपये आते हैं। जानी के हमारे से 600 रुपये ज्यादा ले लिया और 38 रुपये दे दिए। ये तो कोई बात नहीं ना हुई ऐसा। एक चीज है, जैसे अभी आपने मुझे शुरुआत में पूछा था, आज ये 14 दिन हो गए तेल का रेट कम हो गए, इन्होंने रेट क्यों नहीं कम किया? सुनील जी, जब ईरान और अमेरिका का इजराइल का युद्ध चल रहा था, वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, अभी जून के पहले हफ्ते में वो बंद हुआ है। युद्ध के दौरान जो तेल खरीदा गया, ये तो है नहीं कि 28 फरवरी से लेकर आज तक आपके हिंदुस्तान में ट्रेन नहीं चली, डीजल गाड़ियां या पेट्रोल गाड़ियां नहीं चली। जितना रिजर्व स्टॉक गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास था, वो लग गया। उसके बाद जो तेल, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल वगैरह, गैस वगैरह जो भी खरीदी गई वो महंगे रेट पे खरीदी गई, उसको प्रोसेस करने में भी खर्चा। मैं आपकी आगे बात है, सुनिए। हरदीप सिंह पुरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, क्या उसकी बात मानने या नहीं मानने? पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया 84 दिन का हमारे पास स्टॉक है। जब 84 दिन का स्टॉक पुराने रेट में हम खरीदे तो नए रेट में कैसे बेचा गया? नंबर 2, सुनिए, 19,000, जब ये कहते हैं कंपनियों को घाटा पड़ा, 19,400 करोड़ रुपए इनको फायदा हुआ है। किसको? कंपनियों को। कंपनियों को मैं हर कंपनी का कहूँ तो अभी डाटा दे दे, पूरा कितने कितने हजार हुआ, उसके कोई किसी को घाटा नहीं पड़ा। उसके बाद पीछे जी ईरान ने 1 रुपया लीटर तेल कुछ दिन के लिए बेचा, 1 रुपया लीटर। जब उसकी, इन कंट्रियों में कहता है जब प्रोडक्शन इनकी ज्यादा हो जाती है, इनको बंद करने के बजाय ये क्या करते हैं, वहां पे लोकलों को या किसी को फ्री में दे देते हैं या 1 रुपया लीटर दे देते हैं। हमारी दोस्ती थी ईरान से, हमारी एक पाइपिंग चल रही है वहां पे, पाइप जो हमारे मनमोहन सिंह ने की थी, ये आपको पता है, पाकिस्तान के बदले उर्ले से आनी है। आपने एक टापू वहां का हमारा बेच दिया, जिसमें हमारे अरबों डॉलर लगे हुए हैं। क्यों? किशन चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं। ये हम अभी अभी हमारे ट्रंप जी ने बयान दे दिया कि कांग्रेस ने हमें बहुत लूटा है। एक मिनट, मैं गणमेश जी नहीं, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की यही रही कि हमारे नेता जब भी बात करेंगे, ट्रंप या फलाना या ढिंगड़ा, उसने ये बयान, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, जो सरकार कहती है उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूंगा,
ट्रंप कोई आदमी है जिसका बयान हर 2 मिनट बाद चेंज हो जाता है, वो कोई आदमी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कहा सरकार ने एक टापू बेच दिया, आपको क्या पूरा पता है कि टापू बेच दिया गया? आपके पास क्या प्रूफ है? मैंने आपसे कुछ देर पहले बोला था कि मैं एक मुद्दे पे और बात करूंगा, तो बाद में बात करेंगे। ये मुद्दा मैं उसी में लेके जाऊंगा, उसमें बात करूंगा। आज की जो बात थी वो बात से निकली थी कि हमारे देश में आज की तारीख में महंगाई तो बढ़ी, पॉपुलेशन भी बढ़ी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बड़ी ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह क्या है? अगर 150 करोड़ की आबादी है तो 7% की दर से अगर मैं चलूं तो तकरीबन तकरीबन 35 करोड़ युवा अनएम्प्लॉयड आते हैं, बेरोजगार आते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है इसमें भी, हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, इसमें बूढ़े भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में बोल दिया था कि अपोजिशन का काम है आरोप प्रत्यारोप। मैंने पहले ही बोल दिया था 7% की अगर बेरोजगारी निकालनी है तो पहले पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की जितने युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनकी कैलकुलेशन जनगणना करो, फिर बताओ कि इतनों के पास काम है और इतनों के पास नहीं है, तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग होगी। चलिए छोड़िए इस बात को, भी लंबा प्रोसेस है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मुझे जो मैंने आज तक पढ़ा है, मैं किसी प्रधानमंत्री को कोई ब्लेम या कोई दोष नहीं देना चाहता, ना ही दूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे, चाहे जो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री थे, चाहे 1966 में इंदिरा गांधी जी बने, चाहे 77 में मोरारजी देसाई भी आए, वक्त ऐसा ऐसा चेंज बदलता गया, लेकिन पुराने प्रधानमंत्री पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन एक हमारे में एक वर्ड है दूरंदेशी, दूर की सोच रखने वाला या दूर की चीज को सोचने वाला, इनमें इस चीज की कमी रही। अगर इन्होंने, हमारे पुराने प्रधानमंत्रियों ने, चाहे अगर मोदी भी पिछले युग में होता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी भी पीछे होता, इनका भी नाम आना था, ऐसा है नहीं कि नहीं आना था। आज अगर एआई का जमाना आ गया है तो वो गुरमीत जी हमारे टाइम पे आया, जब आपके पिताजी थे उस समय एआई का नामो निशान नहीं था। मोबाइल फोन आया आपके समय में आया, आपके पिताजी के समय में नहीं था। आपके बेटे ने मोबाइल फोन देखा, ठीक है, आपके बेटे ने एसी भी देख लिया, आपके पिताजी ने एसी तो देखा नहीं, ठीक है ना। ये वक्त के हिसाब से चेंजें आती हैं, लेकिन आदमी अगर दूर की सोच के चले तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री पढ़े लिखे थे, लेकिन इनमें दूर की सोच की कमी थी। उस वजह से हमारे भारत में बेरोजगारी बढ़ी। पहली ये बात मैंने इसलिए की कि भाई अभी कुछ दिन पहले कोई बात हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मेन सवाल था सिर्फ एक ही, वो मैं आपसे अगले टॉपिक में भी पूछूंगा, अगली बार जब मिलूंगा तब पूछूंगा। वो सवाल ये है, जब 52 साल आजाद भारत में कांग्रेस ने हुकूमत की, कांग्रेस की सरकार रही, पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार रही, किसी की सहयोग की कोई जरूरत नहीं थी। उस समय कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद हमारे देश में बेरोजगारी क्यों रही? बस ये मैं जब अगली बार आपसे मिलूंगा तब मैं पूछूंगा। ठीक है, दर्शकों, नमस्कार। आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश तो की है कि मैं इनसे कुछ तीखे सवाल भी करूँ, किए भी थे। गुरमीत सिंह जी को मेरे पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन चलिए हमने बात करनी है, बात तो करेंगे। अगली बार जब मैं इनसे मिलूंगा तो मुद्दा तो मैं फिर उठाऊंगा। हाँ,
आज जैसे मैंने उनको बोल दिया कि राहुल गांधी नहीं है, इन्होंने बोला कि एक अंग्रेजों ने गांधी लिख दिया था। अब मैं इनको अगली बार वो भी बता दूंगा कि अंग्रेजों ने गांधी नहीं लिखा था, हकीकत क्या है मैंने वो भी बता दूंगा। उस समय इनको और गुस्सा आएगा। चलिए दर्शकों, आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। लगी है, मेरा नया चैनल है, अपना प्यार उसे जो सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने कमेंट्स डाल के जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। बाकी दर्शकों, अगली बार मुलाकात करेंगे गुरमीत जी से, एक बार और मुलाकात करूंगा, बड़ी जल्दी मुलाकात करूंगा। चलिए, धन्यवाद।